साहब जय हिंद। मेजर जनरल ए.के. चतुर्वेदी सर, जय हिंद, बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सर। सर, मिडिल ईस्ट में बहुत कुछ घट रहा है, तो उसी पर मुझे आपसे बात करनी थी। दरअसल इस्माइल हानिया जो कि हमास का चीफ था, उसकी डेथ की खबरें सामने आ रही हैं कि मोसाद ने एक बार फिर से सीक्रेट ऑपरेशन चलाकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मोहम्मद दईफ को भी मार दिया गया है, आईडीएफ ने ये भी कबूल कर लिया। इससे पहले इब्राहिम रईसी की भी मौत हुई। क्या हम कड़ी दर कड़ी जोड़ सकते हैं? और इस घटनाक्रम के बाद अमानतुल्लाह खamenei, जो कि उनके धार्मिक गुरु हैं, प्रमुख हैं, उन्होंने बदले की बात भी कही है। तो क्या कुछ आगे आप मिडिल ईस्ट में होता हुआ देख रहे हैं सर? देखिए, इसमें चौथा एक और नाम आप जोड़ लो, फौद शुक्र। फौद शुक्र, हाँ, जो इसका ऑपरेशनल हेड था हिजबुल्लाह का, नसरुल्लाह का बहुत खास आदमी था, वो भी उड़ाया है। देखिए, ये जो मोसाद है उनका अगर आप गौर कीजिए कि वहाँ का जो इंटेलिजेंस नेटवर्क, पहले तो आप थोड़ा सा समझ लीजिए, 3 है वहाँ पे। एक है मोसाद, एक है अमान और एक है शिनबेट। शिनबेट है समथिंग लाइक जैसे हमारा आईबी है कि इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। अमन है जैसे कि हमारे सर्विसेज हेडक्वार्टर्स है, एमआई है, नेवल इंटेलिजेंस है, एयर इंटेलिजेंस है। और मोसाद जो है समथिंग लाइक रॉ। और इनके बड़े जिसको कहा था तयशुदा ऑपरेशंस होते हैं। अगर आप गौर करो पूरे में, तो जो मोहम्मद हानिया को, जो उन्होंने इस्माइल हानिया को मारा है, पहले ईरान ने कोशिश की है कहने की कि उसको मिसाइल से ठोका है, तो लेकिन पता चला कि बगल के कमरे में जो रह रहे थे उनको कुछ नहीं हुआ। तो ऐसी कौन सी मिसाइल थी जो मतलब स्टीयर करके होटल में उसके कमरे तक पहुंच गई? ना उन्होंने कहा है कि उसको उन्होंने पहले से वहां एक जो एक्सप्लोसिव डिवाइस लगा रखी थी और उसका एआई से पहचान करा रहे थे कि मतलब हानिया की उन्होंने फोटो पहले से पहचान करा दी कि जब ये आएगा तभी हम रिमोट से ऑपरेट करेंगे, तब ये चलेगी। मतलब ये है कि कोई वेटर आ जाए, कुछ आ जाए तो तब नहीं चलेगी। तो ये बहुत ही जिसको कहा जाए कि टेक्निकली हाई क्लास ऑपरेशन था। जो बाकी दो हैं, फौद शुक्र और जो डाइव का है, वो प्योर बॉम्बिंग से उन्होंने मारा है। लेकिन आप अगर ये फौज का देखो, जिस इलाके में मारा गया है वो इलाका बहुत ज्यादा डेंस है, लेकिन किस तरीके से पहचान के उन्होंने पिन पॉइंट टारगेट किया है, तो ये एज ए प्रोफेशनल तो बहुत तगड़ा काम किया है। चारों जो तीसरा, और जहां तक आप रईसी की बात कर रहे थे, उसमें आप अगर गौर करो, 3 एयरक्राफ्ट चले, तीनों सेम विंटेज के हैं। इसमें प्रेसिडेंट चल रहा है, ऑब्वियसली वो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर होगा एज कंपेयर टू अदर 2। उन दोनों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन इन्हीं की हार्ड लैंडिंग हुई। इसके पहले क्या हुआ वो जरा आप गौर कर लो। नॉर्मल हालत में अजरबैजान शिया कंट्री है, ईरान शिया कंट्री है, तो उनकी ज्यादा दोस्ती होनी चाहिए। बट अजरबैजान इज क्लोजर टू तुर्की के है। तो इन रीसेंट टाइम्स आर्मीनिया से उनकी नजदीकियां पड़ रही थी ईरान की, और ये लग रहा था कि शायद ये कुछ सुलह सपाटा अजरबैजान और आर्मीनिया के बीच में करा सके। ना इसमें इजराइल का कहाँ रोल आता है? इजराइल का रोल ऐसे आता है कि इजराइल जो है रिसेंट टाइम्स में जहां अजरबैजान को हथियार की सप्लाई तुर्की कर रहा था, वहीं इजराइल जो है वो आर्मीनिया को कर रहा था। ओके सर। तो ये जो है, ये एक जियोपॉलिटिक्स का ये खेल था। ना जो आपने अगला सवाल किया कि पहले तो मैं प्रोफेशनल तो मान गया कि बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने, लेकिन इससे 2 चीजें निकल के बहुत क्लियरली आ रही हैं कि जहां तक इजराइल आईडीएफ इज कंसर्न, वो अपने टारगेट को पहचान लेते हैं। और जैसे वो बोलते हैं ना कि वो हम लोगों के जो एक लीजेंड चलती है, इच्छाधारी नाग की आंखों में छप जाता है, वैसे छप गया और वो छोड़ते नहीं है। इनफैक्ट 68 में उन्होंने एक को इसी तरह से मारा था, जिसने कि एंटेबे ऑपरेशन में उनके जो कर्नल नेतानियाहू को मारा था, उसको भी ऐसे ही मारा था कि उसको पहले पहचान लिया और उसको इस तरह से उन्होंने दिया कि मतलब कि वो ये नहीं चाहते थे कि उस पर हथियार से मारे,
तो उसको ऐसा जहर दिया कि कोई उसको बचा ही नहीं सका। तो ये मोसाद की ये टेक्निक है, और ईरान कितना भी जोर लगा ले, वो जो है वो उनको उन्होंने जब तय कर लिया तो वो अपना करके रहते हैं ऑपरेशंस ना। इससे अगला आपका सवाल जो था, जो रिलेटेड है कि मिडिल ईस्ट में क्या होगा। बिल्कुल सर, ये बड़ा सवाल। मिडिल ईस्ट की बहुत ही सिचुएशन इस वक्त खराब है, और ये मेरे ख्याल है खराब चलेगी जब तक कि ये अमेरिकन इलेक्शंस नहीं पूरे हो जाते, क्योंकि ट्रम्प आने के बाद वो कोशिश करेंगे कि हम इसको थोड़ा सा इस तरह से कर सके कि इसको सुलझाने की बात, क्योंकि ट्रम्प का एक अपना सोचने का ढंग है कि वो हथियार वथियार बेच बाच करके दोनों से सुलह सपाटा कराने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी क्योंकि अमेरिका को अपने हथियार बेचने, तो वो इजराइल को छोड़ नहीं सकता। इजराइल को, हालांकि आज की तारीख में नेतन्याहू है, वो लड़ाई को लंबा खींचना चाहते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि जिस दिन लड़ाई खत्म हुई, उनके खिलाफ जो करप्शन के चार्जेस हैं वो सब ऊपर आ जाएंगे, और फिर उनको जेल तक जाने की नौबत हो सकती है इजराइल में। तो ये बहुत ही जिसको कहा जाए कि मेसी सिचुएशन है। अच्छा, इसमें रशिया और चाइना का भी इंटरेस्ट है। चाइना, मैं ये मानता हूँ कि देखिए कि जो पिछली G20 में इंडिया ने क्या किया था, इंडिया ने एक बहुत तगड़ा काम किया। उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट दिया, आईमेक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर, एंड जिसमें कि मतलब इजराइल और सऊदी अरेबिया वो एक पेज पे थे, और हाइफा में जो था उसका आउटलेट बनना था कि जहाँ से वो मेडिटेरियन के थ्रू जाएगा, और जाके वो उसमें पेरियूज करके एक हार्बर है जो ग्रीस में, और वहां से जाएगा। इसमें जो इटली ने त्रिस्ते में उनका जो BRI का लैंडिंग थी वो भी बंद करा दी। अब आप गौर करो कि ये जहां लड़ाई शुरू हुई, सऊदी अरेबिया और इजराइल अब एक पेज पे नहीं है। तो इंडिया का जो हाइफा वाला ऑपरेशन है वो इस टाइम ही हो गया। अगले साल 2 साल जब तक ये बात नहीं सुलझेगी तो हम हाइफा नहीं जा सकते। तो एक तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया इंडिया का। तो ये चाइना का इंटरेस्ट आ गया इसमें। रशिया का इंटरेस्ट वो मिडिल ईस्ट में है, क्योंकि मिडिल ईस्ट से वो ये है इस तरह से 2-3 चीजें करना चाहता है। एक तो ईरान को सपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि आज की तारीख में ईरान रशिया की एक लिंक है। दूसरा, अगर वो ईरान को छोड़ देता है तो ईरान पे चीन का बहुत ज्यादा, क्योंकि वो चीन उस पर कोशिश कर रहा है कि वो $400 बिलियन का जो उनको उन्होंने इंटरेस्ट दिया था, एक मतलब ग्रांट दी है कि अगले 25 साल में वो खर्चा करेंगे, उसकी वजह से चीन का वहां आने का खतरा है। तो वो अगर चीन ईरान में अगर उसकी सेंट्रलिटी बढ़ी तो INSTC जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर, जिससे कि रशिया को फायदा हो रहा है कि चाय बाहर का यूज हो रहा है, वो खटाई में पड़ जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए कि आज की तारीख में अमेरिका, इजराइल, रशिया, चाइना, ये सब के सब चाहते हैं कि लड़ाई वहां चलती रहे। तो जो वहां पे हालत चल रही है, इसमें क्या हुआ कि आपने अगर गौर किया होगा कि एक गोलान हाइट्स पे भी अभी कुछ एक्शन हुआ। गोलान हाइट्स पे क्या है कि वो सीरिया का हिस्सा है, लेकिन कब्जा है इजराइल का। तो गोलान हाइट्स पे जो है, अगर इजराइल थोड़ा भी थ्रेटन होगा तो वो वहां पे भी इंटरेस्ट ले रहा है। तो इस तरीके से बहुत ही मेसी सिचुएशन है, और ये इसमें कोई अगले साल 2 साल में इसमें कोई थॉ होती हुई दिख नहीं रही है। बस सर एक आखिरी सवाल, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल ईरान से जुड़ा हुआ कि ईरान अब क्या कर सकता है। इस्माइल हानिया को घुसकर मारना, जनरल सुलेमानी को मार देना, वहां पर ईरान के एक और कमांडर को हाल ही में मौत के घाट उतारा गया। मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है। और जिस प्रकार से मोहम्मद जो इब्राहिम रईसी हैं उनको भी हम जोड़ सकते हैं। तो खामनेई क्या हाथ पे हाथ धरकर बैठेंगे या फिर वाकई में कुछ एक्शन लेंगे? देखिए, ईरान आप देखिए कि 1979 जब वहां पे रिवॉल्यूशन हुआ है, तब से अमेरिका ईरान को काबू में करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ईरान उसके हाथ नहीं आया है। ईरान को वो नहीं कर सके। और ये ईरान ही नहीं, जितनी ये ओल्ड सिविलाइजेशन है, चाहे ईरान हो, इंडिया हो, चाइना हो, इनको काबू में कर पाना ये वेस्टर्न पावर्स की बात होती नहीं है। ईरान एक बहुत ही जिसको कहा जाए खूब मुख्तार देश है,
उसने अपनी तरफ से कोशिश की। अभी क्या है कि लोअर एंड ऑफ टेक्नोलॉजी में उसने काफी बढ़त बना ली है। ओके। जैसे उसका जो शाहिद सीरीज ऑफ ड्रोन है, या उससे थोड़े आगे ड्रोन है, मिसाइल्स एंड फिजाइल मटेरियल भी ये वो बना रहे हैं। तो इस सब के चलते हुए ईरान को लाइटली नहीं लिया जा सकता। अच्छा, ईरान के पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, आज वो सिर्फ सैंक्शंस की वजह से बंधा हुआ है। तो एक एक नई लड़ाई दुनिया में चल रही है, वो है डी डॉलराइजेशन की। जो डी डॉलराइजेशन की लड़ाई चल रही है, उससे अमेरिका की अगर इंपॉर्टेंस थोड़ी कम हुई तो उसका सैंक्शन वैंक्शन का कोई असर नहीं रह जाएगा। क्योंकि जैसे कि आपने भी देखा है कि रशिया के ऊपर उसने लगाया, स्विफ्ट से उसको निकाल दिया, इतने सैंक्शन लगा दिए, फिर भी वो तो उसकी तो इकोनॉमी और फ्लरिश हो गई। क्योंकि उसका क्रूड इंडिया ने खरीदा, खरीद करके रिफाइन करके उसी यूरोप को बेच दिया। बिल्कुल सर। उसी यूरोप को बेच दिया। तो मतलब यूरोपियंस के लिए, मतलब जर्मनी वगैरह सर पकड़ के बैठे हैं कि भैया हमारा क्यों नुकसान कर रहे हो, कि हमारा तो हम सीधे रशिया से ले रहे तो सस्ता पड़ रहा था, अब वो इंडिया से रिफाइन हो क्या रहा, तो कार्ट्रिज चार्जेस तो बढ़ जाएंगे, और फिर हूटी का प्रॉब्लम तो है ही है वहां पे। तो मेरा अपना मानना ये है कि एक तो ईरान के जो दो गुर्गे हैं, बहुत तगड़े गुर्गे हैं, एक है हिजबुल्ला और दूसरा हाउटी, एंड दोनों को वो सपोर्ट कर रहा है। एंड हिजबुल्ला को आप माइनर प्लेयर मत मानो। बिल्कुल सर। अगर हमास को उसने, आईडीएफ ने जिस तरह से 40,000 आदमी मर गए गाजा में, और करीब 9,000 इंजर्ड भी हैं, तो इन सब के चलते हमास आज की तारीख में कमजोर पड़ गया है। लेकिन हिजबुल्ला इंटैक्ट है अभी, हूटी इंटैक्ट है। तो हूटी जो है, जब पेट पे लात मारेगा, क्योंकि हूटी ने क्या किया कि उसने जो रेड सी में है उसमें जितनी भी ट्रेडिंग है उसको इम्पैक्ट कर रखा है। तो अच्छा, ये दो देश वो देश हैं, चाहे आप हिजबुल्ला को समझ लो या हूटी को समझ लो, नॉन स्टेट प्लेयर्स हैं। और ईरान, इनकी हालत क्या है कि आज की तारीख में बिल्कुल, मतलब जैसे कहते थे बिल्ली को आप एक कमरे में बंद कर दो तो फिर वो अटैक ही करती है, तो उस हालत में ही है। इनको कुछ खोने को कुछ नहीं है, लेकिन अमेरिका को और वेस्टर्न पावर्स को ये नीचा जरूर दिखा सकते हैं। तो ईरान से ये उम्मीद करना कि वो चुपचाप बैठे रहेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें आप जल्दी ही देखोगे कि कोई ड्रोन बेस्ड, कोई मिसाइल बेस्ड अटैक इसराइल पे जरूर होगा। और क्योंकि वो सीरिया में इस वक्त ईरान की मौजूदगी है, जहां से उनको वो बेस मिल जाएगा।